भारतीय राजनीति में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। आज हम एक ऐसे ही बाहुबली की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने गैंगस्टर से सर्वश्रेष्ठ सांसद बनने तक का एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प सफर तय किया है। तो ये जो आवाज है ये पप्पू यादव की है। 2024 में पूर्णिया से सांसद चुने गए हैं। सुनने में ये भाषा किसी गली के गुंडे की लग सकती है ना, लेकिन ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की है। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन उनकी कहानी को इतना पेचीदा और दिलचस्प बनाता है। मतलब सवाल तो यही उठता है कि एक बाहुबली बेस्ट पार्लियामेंटेरियन कैसे बन सकता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 90 के दशक के बिहार में, एक ऐसा दौर जब जाति की राजनीति और हिंसा अपने चरम पर थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो राजेश रंजन आखिर पप्पू यादव बने कैसे? उनकी कहानी एक अमीर जमींदार के बेटे के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन बहुत जल्द इस कहानी ने अपराध और सत्ता का एक खतरनाक मोड़ ले लिया। देखिए, पप्पू यादव का बचपन किसी गरीबी में नहीं बीता। वो एक बड़े जमींदार के बेटे थे, सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक, गाड़ी से स्कूल जाते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस आराम की जिंदगी ने उन्हें शांत नहीं बनाया। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी मां के गहने बेचकर एक बंदूक खरीद ली और फिर एक लड़ाई के चक्कर में जेल पहुंच गए। और बस यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात असली अपराधियों से हुई और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब बात करते हैं 90 के दशक की, उस राजनीतिक आग की जिसने पूरे देश को, खासकर बिहार को, अपनी चपेट में ले लिया था। और वो थी मंडल कमीशन की राजनीति। इसी आग ने पप्पू यादव जैसे कई नेताओं को उभरने का एक बड़ा मौका दिया। तो हुआ ये कि मंडल कमीशन की सिफारिशों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे दिया और इसके लागू होते ही समाज जैसे दो हिस्सों में बंट गया। सवर्ण जातियों ने जबरदस्त विरोध किया और बिहार की गलियों में जाति के नाम पर खून बहने लगा। इसी उथल-पुथल के बीच पप्पू यादव जैसे बाहुबलियों ने खुद को पिछड़ी जातियों के रक्षक के तौर पर पेश किया और अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और इसी तरह एक लोकल गैंगस्टर अब अपनी जाति का नेता बन रहा था। जब उनके काफिले पर हमला हुआ तो उन्होंने जमकर बदला लिया। इस एक घटना ने यादवों और ओबीसी समुदाय में उनकी छवि एक मसीहा जैसी बना दी, जो उनकी हिफाजत करेगा। अब देखिए, राजनीति में, खासकर बिहार की उस राजनीति में, हर हीरो का एक विलन होता है। और बिहार के कोसी इलाके में ये दुश्मनी किसी फिल्मी कहानी से आगे बढ़कर एक खुली जंग में बदल गई। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये दो जातियों की, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ थे पप्पू यादव, जो पिछड़ी जातियों के नेता थे और मंडल कमीशन के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ थे आनंद मोहन सिंह, जो सवर्ण राजपूतों की आवाज थे और मंडल के खिलाफ। ये कोसी के इलाके पर दबदबे की एक खूनी लड़ाई थी। इस दुश्मनी में हिंसा किस हद तक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कहा जाता है कि एक हमले में पप्पू यादव पर 10,000 राउंड गोलियां चलीं। 10,000। पप्पू यादव ने खुद दावा किया था कि वो 8 घंटे तक चली इस गोलीबारी में बाल बाल बचे थे। ये कोई राजनीतिक बहस नहीं थी, ये एक असली जंग थी। 1991 से 1994 के बीच बिहार की सड़कों पर 100 से ज्यादा लाशें बिछ गईं, सिर्फ इन दो बाहुबलियों की लड़ाई की वजह से। और इस गैंग वॉर का नतीजा एक ऐसे मर्डर केस में निकला जिसने एक दशक से भी ज्यादा समय के लिए पप्पू यादव की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पप्पू यादव के राजनीतिक सफर में एक नाम हमेशा के लिए जुड़ गया, अजीत सरकार। और अजीत सरकार पप्पू यादव की छवि के बिल्कुल उलट थे। वो एक कम्युनिस्ट नेता थे, 4 बार के विधायक, जो 15 साल एमएलए रहने के बाद भी किराए के घर में रहते थे। वो लोगों से मिले 1-1 रुपए के सिक्कों से चुनाव लड़ते थे और 1995 में उन्होंने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को हराया भी था। 14 जून 1998 को अजीत सरकार और उनके 2 साथियों पर हमला हुआ। उन्हें 107 गोलियां मारी गईं। मतलब साफ था, हमलावर ये पक्का करना चाहते थे कि वो किसी भी हालत में बच न पाएं। अजीत सरकार की हत्या के बाद पप्पू यादव की जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ लिया। 1999 में साजिश के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 10 साल बाद 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुना दी। सबको लगा कि उनका राजनीतिक करियर अब खत्म। लेकिन फिर 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देके बरी कर दिया और वो जेल से बाहर आ गए। जेल से बरी होने के बाद पप्पू यादव ने अपनी छवि को पूरी तरह से बदलने की एक सोची समझी कोशिश शुरू की। एक बाहुबली से एक राजनेता बनने का एक नया सफर।
और ये शायद उनकी कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। जरा सोचिए, जो इंसान 2008 में हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था, वही इंसान सिर्फ 7 साल बाद 2015 में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद यानी बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड जीतता है। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपने कट्टर दुश्मन आनंद मोहन सिंह की बेटी की शादी में गए और दोनों बिछड़े हुए भाइयों की तरह गले मिले, और इसी के साथ बिहार का सबसे खूनी जातीय संघर्ष कम से कम प्रतीकात्मक रूप से खत्म हो गया। इस नए पप्पू यादव का असर जमीन पर भी दिखा। उन्होंने सामाजिक कामों पर बहुत फोकस किया, चाहे वो कोविड के समय लोगों की मदद हो या बाढ़ में राहत का काम। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में बुरी तरह हारने के बाद 2024 में उन्होंने उसी पूर्णिया सीट से बिना किसी बड़े गठबंधन के एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर शानदार जीत हासिल की। तो कहानी घूमकर वापस आज पर आ जाती है। पप्पू यादव बदल चुके हैं, लेकिन उनका अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ता। अभी हाल ही में जब उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी, तो एक बार फिर वही पुराने बाहुबली वाली छवि सामने आ गई। विवाद इतना बड़ा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली और उनकी पत्नी को पब्लिक में आके कहना पड़ा कि वो सालों से अलग रह रहे हैं। ये दिखाता है कि भले ही उन्होंने खुद को कितना भी बदल लिया हो, उनकी पुरानी छवि की छाया कभी दूर नहीं जाती। तो देखिए, आरोपी बरी हो गए, केस बंद हो चुका है, लेकिन एक सवाल आज भी इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सवाल जिसका शायद कभी जवाब ना मिले कि आखिर अजीत सरकार को किसने मारा।